आज के हमारे द लीगल सेगमेंट में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि जुड़ा है हमारे पर्यावरण से, हमारे शहरों से, हमसे और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सेहत से। आज जिस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जगह जगह निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे मेट्रो का काम हो, सड़कों का काम हो, घरों का काम हो, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद अगर हम देखें तो डेमोलिशन वेस्ट यानी कि मलबा ज़रूर निकल कर आता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने शहनाज। और अगर इस मलबे को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त नियम यहाँ पे बनाए हैं। आपको देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2025। तो अब सवाल तो ये उठता है ना कि क्या ये नियम लागू हो रहे हैं, मतलब एक आम बिल्डर, नगर निगम, एक आम आदमी जो है, क्या इसकी जिम्मेदारी समझ रहा है और कैसे समझें इसकी जिम्मेदारी को। तो इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं एडवोकेट साक्षी खक्कर जी, AOR सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे प्रोग्राम में। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और जब बात हो रही है यहाँ पर मलबे की, वेस्ट की, तो एक सवाल यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हमें बताएं कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट क्या है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्यों खतरनाक है। देखिए, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन दो वर्ड्स बहुत क्लियर हैं। कंस्ट्रक्शन जब आप कुछ बनाते हैं और डिमोलिशन जब आप तोड़ते हैं। जनरली जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसी तरह जब डिमोलिशन होती है तो उसमें भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसको आपने अभी मलबा कहा, ईंटें उसमें आती हैं, आपके कुछ मेटल्स आ जाते हैं जब बिल्डिंग तोड़ी जाती है। होता ये है कि जनरली पहले हमारे यहाँ पे 2016 के रूल्स थे, अब 2025 के रूल्स आए हैं। 2025 के रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2026 से। अब जब वेस्ट गिरता है या कोई भी बिल्डिंग डिमोलिश होती है, आप कई बार देखते थे कि लोग मलबा वहीं छोड़ देते थे। अगर लोकेलिटी, लोकल का बॉडीज़ जो हैं उन्होंने उठाया तो उठाया। इससे क्या होता था, पोल्यूशन होता है। कई जगह पे आपका वाटर ब्लॉगिंग हो जाती है, कई जगह पे अगर आप इससे कहें तो एयर पोल्यूशन भी होता है। इसलिए ये रूल सब सरकार लेकर आई है ताकि जहाँ बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो उस प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें, जिससे कि हमारा जो भी वेस्ट, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे वो डिमोलिशन से हो। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन में सिर्फ बनाना ही नहीं, अगर आप रेनोवेट कुछ करते हैं तो वेस्ट हो जो उसका बचता है वो भी माना जाता है। या कहीं पर आप सिर्फ देखें कि थोड़ी बहुत ठीक कर रहे हैं, उसको भी जो वेस्ट होगा वो भी माना जाएगा, ताकि इसको प्रॉपर से मैनेज किया जाए। और कुछ उसमें से वेस्ट ऐसा होता है जिसको आप रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो जो 2025 के रूल्स आए हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हुई तो उसमें उसको प्रोड्यूसर कहा गया, जिससे वेस्ट आएगा, जिस कारण से वेस्ट होगा, उनकी ये भी ड्यूटी है कि वो उसको किसी जो रिसाइकल्ड होके प्रोडक्ट्स दोबारा यूज़ हो सकते हैं, उसका दोबारा हम लोग यूसेज करें, जो कि पहले नहीं किया जाता था। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने 2016 के रूल्स की बात की, तो जब वो नियम लागू ऑलरेडी थे तो फिर इन नए वाले नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी? दोनों नियम में अंतर ये है कि 2016 के रूल्स में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसमें क्या होता था, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन करा, सपोजिटली मान लीजिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन के बाद जो वेस्ट बना उसको रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी। बट 2025 के जो रूल्स हैं उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर के ऊपर आई है कि आप जो प्रोड्यूसर होगा उसके ऊपर ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि 2016 के रूल्स में इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी जिस हिसाब से 2025 के रूल्स में आई तो ली किस गई तरह है। का था 2016 में रूल्स जो अब चेंज हो रहे हैं? सबसे, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2016 के रूल्स में नहीं थी। सबसे मेजर चेंज जो है वो 2025 के रूल्स में ये है। इसी तरह रिसाइकलिंग करना, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन को लेके हर चीज़ जो 2025 के रूल में आई है वो ज़्यादा सख्त है एज़ कम्पेयर टू 2016 के रूल्स। प्लस 2016 के जो रूल्स थे उसमें कहीं ये नोटिफाई नहीं था कि कितने एरिया के बाद ये रूल्स लगेंगे, जबकि 2025 में के रूल्स में ये स्पेसिफिकली है जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन 20,000 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर होगी, वहाँ पे इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो 2016 के रूल्स में कुछ लूप पॉइंट्स थे जिनको 2025 के रूल्स में कवर अप किया गया है।
ओके जैसे आपने कहा कि बदलाव किया गया और ईपीआर यानी कि एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें जगह दी गई है जी। तो इसका मतलब क्या होता है और ये किस पर लागू होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर वो है जो कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन कर रहा है और उससे जो वेस्ट आ रहा है। तो इसमें 2025 के रूल्स में जो डेफिनेशंस हैं उसमें प्रोड्यूसर का, कंस्ट्रक्शन का, हर चीज़ का डेफिनेशन, यहाँ तक कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा आपने कहा शहनाज, उसकी भी डेफिनेशन दी गई है। उसमें क्या है कि अब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग करे। उसमें क्या है, लोकल अथॉरिटीज़ ने अब एक वो स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पर कि आप जितना भी रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं, जो आपका वेस्ट बचा उसमें से आप रिसाइकिल होने वाले प्रोडक्ट्स को अलग करिए, जो रिसाइकिल नहीं हो सकते उनको अलग करिए, फिर उनको एक आप स्टोरेज में भेजिए जहाँ पर प्रॉपर उनको दोबारा रिसाइकलिंग हो सके। जैसे आपने देखा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, H&M है, आजकल आपने देखा है बहुत सारे एड्स हैं कि आप पुराने कपड़े लेकर आइए। वो क्या है, वो एग्जैक्टली इट इज़ अ रिसाइकलिंग ऑफ योर ओल्ड थिंग सो दैट इट्स नॉट वेस्टेड। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज हैं जो आजकल रिसाइकलिंग के प्रोसेस को शुरू कर रही हैं। नॉट ओनली दिस, ऑन द लाइटर साइड, इवन द स्टॉक मार्केट जितने एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो रिसाइकलिंग आगे आने वाले कंपनीज हैं उनके शेयर्स में आप इन्वेस्ट करिए तो ज़्यादा फायदा होगा। ये आपने अच्छी बात की है। you can see it on Instagram, all the reels say so that the waste management and recycling it's going to be one of the major economically boosting thing for Indian economy also, because you will be using your resources more efficiently. पहले जिन resources को या minerals को या metals को आप waste समझ के फेंक देते थे, अब चाहे वो builders हों चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो, दे आर गोइंग टू रीयूटिलाइज इट। सो अल्टीमेटली जितने रूल्स ये आए हैं ये आपको आपके मिनरल्स और रिसोर्सेज और मेटल्स उन सबको भी मोर एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए दे विल बाउंड यू इफ़ यू विल गो फॉर रिसाइकलिंग। तो ये जो नए नियम हैं इसमें रिसाइकलिंग की जैसे आप बात कर रही हैं, तो ये जो टारगेट्स हैं इसके ये कैसे निर्धारित किए हैं? जैसे निर्धारित किए हैं, पहले 5% जो भी आपका वेस्ट आएगा, 26, 27, देन 10 एंड देन 30। तो ये इस तरीके से निर्धारित करेगा, क्योंकि आप भी किसी भी चीज़ को नया रीतिका लाने में कुछ तो टाइम लगेगा। और उसी तरीके से हमारा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट प्लस जो भी उसमें इक्विपमेंट्स यूज़ होने हैं, आपको लेबर, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट करने में, रिसाइकलिंग करने में आपको एक तरीके से जॉब जनरेशन भी होगी जब प्लांट्स लगेंगे। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पे भी है कि जिस तरह के जो चेंजेस हुए हैं इसमें रियल एस्टेट और जो निर्माण उद्योग है इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये है कि पहले आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते थे, अब आपको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्लान अप्रूव कराना पड़ेगा अथॉरिटीज़ से। ऑनलाइन पोर्टल आ रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो पहले जिन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था कि ठीक है म्यूनिसिपैलिटीज़ के ऑफिसर्स आएंगे, वेस्ट पड़ा है, लोग आएंगे आपका मलबा उठा लेंगे। जनरली ये रूल्स 2000 स्क्वायर मीटर के ऊपर लगते हैं, पर अगर हम वैसे भी जनरली बात करें, आप पहले भी देखिए जब हम लोग शायद बच्चे रहे होंगे तो जब कंस्ट्रक्शन होती थी तो वो शीट्स नहीं लगती थी। बट अगर अब आप देखें जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होती है, मैं जहाँ छोटी छोटी बातें हैं जिसमें दिखता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेके सरकार हो या आम आदमी हो कैसे जागरूक हो रहा है, अब वो शीट्स लगती हैं। और अगर आज कोई भी कंस्ट्रक्शन आसपास बिना शीट्स के करता है तो जनरली लोकेलिटी में ही ऑब्जेक्शन होता है कि शीट्स लगाइए, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी अब जो कंपल्सरी चीज़ें आ रही हैं उससे एक तरीके से इन्वायरमेंट को सेव करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब तक आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट प्लान अप्रूव नहीं कराएंगे तो वो लाइबिलिटी एक बिल्डर पर रहेगी। उसी तरह जो स्टोरेज है, जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है, उसको जो लोकल बॉडीज़ एक स्टोरेज फैसिलिटीज़ दे रही हैं, उस तक वेस्ट पहुंचाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये भी अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डर्स के लिए, जो भी कंस्ट्रक्शन इस पैरामीटर्स पे कर रहे हैं, विच इज़ मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर्स एज पर दीज रूल्स। ओके तो मैम अगर हम स्थानीय निकायों यानी कि लोकल बॉडीज़ की बात करें तो उनको इन रूल्स को लेकर किस तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं? उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए है कि जैसे ऑनलाइन पोर्टल सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड क्रिएट करेगा। अब जो ऑनलाइन पोर्टल पे इंफॉर्मेशन आप या मैं या कोई सपोजिटली जो भी बिल्डर या कोई भी जो कंसर्न अथॉरिटी है, कंसर्न पर्सन है, वो फिलअप करे, वो ठीक है या गलत है। इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट स्टोरेज के लिए आपको जो अब स्टोरेज जगह चाहिए वो एक तरीके से उसका निर्माण करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोकल बॉडीज़ के ऊपर है कि तो लोकल बॉडीज़ के लिए इंस्पेक्शन करना, उसको वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना, रिसाइकलिंग के लिए सेंटर्स बनाना, दिस इज़ अ मेजर बर्डन ऑन द लोकल बॉडीज़ एज वेल। ओके
तो क्या ये नियम जो है वो छोटे अगर कहा जाए कि छोटे प्रोजेक्ट्स हैं या उन पे भी लागू होगा या सिर्फ ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही है? उसमें जहाँ आपका पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सटेंडेड पोल्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वहाँ पे स्पेसिफिकली कहा है, जैसे मैंने आपको कहा 2016 और 2025 के रूल्स में क्या अंतर है, दैट इज इट स्पेसिफाइज द एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर्स एंड मोर ओवर हमारे पास और भी एक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है। जनरली जो लोगों को नहीं पता है कि जब हम लोगों ने सुना था तो हमने अच्छा एयर एक्ट भी होता है, वाटर एक्ट भी होता है, एंड इन सब में जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल आया जो इवॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, या इस एक्ट में आपके पास इन्वायरमेंटल कंपनसेशन एक्ट है। अगर देखा जाए तो आज की डेट में हमारे यहाँ पे ऐसे लॉज हैं जो घर बनाने से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और मॉल्स बनाने तक एप्लीकेबल हैं, जिसमें कि हम इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगर जो भी ये रूल्स बनाए गए हैं या आगे जैसे भी इसका बनाए जाएंगे, तो इसमें अगर कोई बिल्डर इनको नहीं फॉलो करता है तो क्या हो सकता है? इसी रूल्स के अंदर पेनल्टी है, इट्स एन एनवायरमेंटल कंपनसेशन। उसमें जैसे पहले पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल था, यानी कि जो जितना पॉल्यूट करता है या तो ही हैज़ टू रीप्लेनिश दैट थिंग जो भी लॉस हुआ है, आइदर और ही हैज़ टू पे इट इन अ मॉनेटरी टर्म्स। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर अगर कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट होता है तो उनके ऊपर लगाया जाता है। तो इसमें क्या कोई सज़ा का भी प्रावधान है? जो नया एक्ट है उसमें ऐसा अभी सज़ा का तो प्रावधान नहीं है, बट हाँ उसमें ये है जब आप कोई भी इसको प्रिंसिपल को या जो भी आपके गवर्निंग रूल्स हैं उनको वायलेट करेंगे तो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन तो आपको पे करना पड़ेगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंसर्न अथॉरिटीज़ एट हाउ दे टेक एक्शन। तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपने जो भी एरिया का बताया कि इतने एरिया पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये एक्ट लगता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी वक्त से स्टार्ट हो जाती हैं? ये शुरू से ये स्टार्ट होगा क्योंकि आपको क्योंकि अब आपको इसमें आपका कितना वेस्ट आ सकता है कंस्ट्रक्शन में, या अगर आप डिमोलिश कर रहे हैं कितना वेस्ट आ सकता है, तो आपके लिए आपको उसका एक प्रॉपर प्लान अथॉरिटीज़ को देना है, एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर ऑनलाइन ऑल्सो। अच्छा, तो ये चीज़ें सब अब शुरू से शुरू हैं, इसीलिए आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हमें ये काफ़ी हेल्प आउट करने वाले हैं जितने भी नए रूल्स आए हैं। ओके जी बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल ये बनता है कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन अगर वेस्ट 2025 की बात करें तो इसमें ऑनलाइन जो पोर्टल है उसकी क्या भूमिका होगी और इसमें पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की गई है? ऑनलाइन पोर्टल जो है वो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड बनाएगा, ऑल ओवर इट इज़ आपको विजिबल रहेगा, तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोड होगी आप जान सकते हैं। जैसे कि अब आप ये देखिए रेरा अप्रूव्ड, तो रेरा के बारे में कोई बिल्डर सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा है, इफ़ यू विल गो ऑन रेरा साइट यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ से पता लगा सकता है। इसी तरह ये है ऑनलाइन पोर्टल, कोई भी चीज़ ऑनलाइन जो है तो वो किसी के लिए भी वेरी क्लियर है कि सारी इन्फॉर्मेशन आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल इसमें ज़रूरी है। प्लस रजिस्ट्रेशन कराना इसमें मैंडेटरी है फॉर प्रोड्यूसर ऑल्सो, फॉर रिसाइकलर्स ऑल्सो, और जो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उनके लिए भी। तो हर तरीके से जब आप रजिस्ट्रेशन आपके पास रहेगा तो आपको भी पता है कि हाँ ये जो जिसने रजिस्ट्रेशन कराया वेदर इट्स वैलिड और नॉट, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हम बार बार बात कर रहे हैं रिसाइकलिंग की बात करें और ये ज़रूरी भी है, तो जो भी रिसाइकलिंग कंपनीज़ हैं उन्हें किन मानकों का पालन करना होगा इस एक्ट के अंदर? देखिए रिसाइकलिंग में क्या है, पहले तो आप अपने प्रोडक्ट्स अलग करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स रिसाइकिल हो सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स रिसाइकिल नहीं हो सकते, उसके बाद उसको रिसाइकिल करके आपको दोबारा यूज़ में लेकर आना है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए रिसाइकलिंग करते हुए आपको ये देखना है कि कहीं मतलब आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को कहीं वेस्ट अननेसेसरी वेस्टेज तो नहीं हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसाइकलिंग करने से आप एक रिसोर्स जो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता आप उसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके मिनरल्स, मेटल्स और जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज़ निकलता है। एग्जैक्टली, मतलब ये दोनों चीज़ें हमें देखनी होंगी कि क्या कुछ चीज़ें रिसाइकिल हो भी सकती हैं या कोई ऐसी चीज़ रिसाइकिल हो तो नहीं रही जो कि नहीं हो सकती, और फिर आप उसको दोबारा अगर यूज़ कर लें तो कहीं वो इकोसिस्टम पे इफेक्ट ना करे, आपके एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना करे, प्लस कहीं वो और ज़्यादा आपको हानिकारक ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी। रिसाइकलिंग प्लांट्स जब बनेंगे तो क्योंकि है तो ये केमिकल प्रोसेस ही सारा, तो अल्टीमेटली ऑल दोज थिंग्स जो भी रिसाइकलिंग करेंगे या जो वेस्ट अलग करेंगे उनको बहुत ध्यान से बहुत सुरक्षा के साथ ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने इसके सारे एक्सपेक्ट हमें बताए हैं, तो अगर हम नियमों को लागू करते हैं तो पर्यावरण पर इसका हम कह सकते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
बहुत पॉजिटिव, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, आप अपने रिसोर्सेज ही तो सेव कर रहे हैं, और आज की डेट में रिसोर्सेज सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली तो किस तरह की, अगर हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके आपसे बात करें तो किस तरह से एनवायरनमेंट को इसका फ़ायदा होगा? देखो, इन्वायरमेंट को फ़ायदा, जैसे मैंने रितिका बताया, जब आप आज यही समझ लिए सैंड माइनिंग, जैसे सैंड माइनिंग, क्योंकि सैंड माइनिंग को आप जब आप उसको एक इलीगल तरीके से करते हैं तब बंद की गई। एक सैंड भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल रिसोर्स है। Exactly. है ना? अगर आज आप ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स को भी अगर आप किसी तरीके से दोबारा उसको रिसाइकिल कर सकें, अच्छा आजकल आप देख रहे हैं, पहले सिर्फ जो ब्रिक्स होती थी रेड कलर वाली, आजकल ब्रिक्स के भी नए नए वेरिएंट्स आ गए हैं। तो इस तरीके से अगर हम उन रिसोर्सेज को दोबारा रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट को ही सेव कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर आज आप कहीं देखें कि बहुत सारा मलबा पड़ा है जिसको ढंग से किसी ने भी उसको क्या कहते हैं रिसाइकिल नहीं किया, या मान लीजिए उसको ढंग से यूज़ नहीं हुआ, या ढंग से किसी जगह से नहीं हटाया गया, तो अल्टीमेटली अगर वहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई, वाटर लॉगिंग होने से अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन ही होगा, या आप ये समझिए कि मलबे को नदियों में बहा दिया गया, तो अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन होगा। बट अगर आज हम उसी वेस्ट को ढंग से उसको डिस्पोज ऑफ करें, या पिट्स बना के डिस्पोज ऑफ करें, तो वो जो वेस्ट है, एक तो उससे वाटर पोल्यूशन, अगर मैं वाटर पोल्यूशन की बात करूँ तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह ये समझिए कि कई बार लोग किसी वेस्ट को जला देते हैं, ये सोच के कि ये जल सकता है तो इसको हम जला देते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है। तो अगर ऐसे वेस्ट को हम रिसाइकिल करते हैं अपने रिसाइकिल प्लांट्स में, और उसको हम यूज़ दोबारा करते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को भी सेव करेगा दो तरीके से। एक तो पोल्यूशन कम होगा, दूसरा ये जो रिसोर्सेज हम उसको दोबारा यूज़ करेंगे, दोबारा या तिबारा, जितनी बार हम उस रिसोर्स को फुली यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो हम रिसोर्स के साथ साथ पॉल्यूशन भी अपना बचाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे मैम आपसे एक सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य अगर हम न्यायिक संस्थाओं की भूमिका की बात करें तो इन पर्यावरणीय नियमों के क्रियान्वयन में इसकी कितनी अहमियत है? अहमियत है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वेलोर सिटीजन केस में आपका पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल को किया, जहाँ पर ये आया कि जो पॉल्यूट करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको या तो मॉनेटरी टर्म्स में, या उसको दोबारा उस चीज़ को लेकर आना जो पहले आपके पॉल्यूशन से फ्री थी। इसी तरह बहुत MC मेहता का डिसीजन आया, जहाँ पे वेरियस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, या TN गोदावर्मन जहाँ माइनिंग को लेके चल रहा है। तो बहुत सुप्रीम कोर्ट इन्वायरमेंट एक्ट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं। तो ये ज़रूरी है कहना कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्या कहते हैं इन्वायरमेंट एक्ट में प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइडलाइंस लाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और थैंक यू सो मच, आपने ये जो टॉपिक है इसको बहुत आसान तरीके से हमें समझाया, बिकॉज हम सभी के लिए लगता है कि एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वाकई अगर ये एक्ट बनता है तो वाकई हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप यही देखिए ना, कोविड में जब टोटल बाढ़ था तो जो आसमान था वो कितना नीला था। तो अगर पॉल्यूशन कम होता है, क्योंकि पॉल्यूशन कम था, गाड़ियाँ कम चल रही थी, तो पॉल्यूशन कम था, प्लस आप लोग जो भी हम रिसोर्सेज थे उस टाइम पे, रितिका, चाहे घर हो चाहे कहीं पर हो, हम बहुत तरीके से यूज कर रहे थे। तो अल्टीमेटली जब हम अपने कोई भी रिसोर्सेज बहुत सोच समझ कर यूज करते हैं तो उसका फायदा होता ही होता है। तो इसी तरह इस एक्ट के अंदर भी अपने रिसोर्सेज को हम किस तरीके से बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं, एक ही एक्ट इम्प्लाइडली ये हमें बताता है। बिल्कुल, और जैसे आज हमें और हमारे दर्शकों को फायदा हुआ है आपके यहाँ आने से और इस टॉपिक के बारे में जानकारी देने से, तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल्स 2025 के विषय पर आज जानकारी साझा कर रही थी एडवोकेट साक्षी खक्कर, AOR सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज DD मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू।